इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अब चाइनीज कंपनीज पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग के जो रिस्ट्रिक्शंस 2020 में लगाए गए थे, उन्हें हटाने की तैयारी कर रही है। ये पाबंदियां उस वक्त लगाई गई थीं जब गलवान वैली में इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के बीच डेडली क्लैश हुआ था। अब जब इंडिया अपना रुख बदलता हुआ दिख रहा है, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या चाइनीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई पर से पाबंदी हटाना इंडिया के लिए फायदेमंद होगा? इसी मुद्दे पर श्याम सरन और संतोष पाई के बीच एक डिस्कशन हुई, जिसे नितिका फ्रांसिस ने मॉडरेट किया। चाइनीज एफडीआई इंडियन इकोनॉमी को कैसे मदद कर सकता है? सबसे पहले हमें अपने खुद के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल गोल्स क्लियर करने होंगे। हमें ये तय करना होगा कि सिक्योरिटी के नज़रिए से कौन से सेक्टर्स सेंसिटिव हैं और कौन से नहीं। जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज़ का एक प्रॉपर रोड मैप तैयार नहीं करते और ये डिसाइड नहीं करते कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उसमें कहाँ फिट होता है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों ऑब्जेक्टिव्स में रोल प्ले कर सकती है। इकोनॉमिक साइड पर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाया जा सकता है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंडिया का हिस्सा बढ़ाया जा सकता है, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिल सकता है। सिक्योरिटी के एंगल से, खासकर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हम चाइना से इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करें, क्योंकि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बहुत ज़्यादा है। साथ ही ये भी सोचा जा सकता है कि पॉलिटिकल रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए चाइना पर इंडिया का लेवरेज कैसे बढ़ाया जाए। चाइना के इन्वेस्टमेंट्स को सेंसिटिव सेक्टर्स में कैसे अप्रोच किया जाना चाहिए? ये डिसाइड करना इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का काम है कि कौन से सेक्टर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं। जैसे एक फैसला ये लिया गया था कि कोस्टल एरियाज में जहां नेवी बेसिस के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते वक्त बहुत केयरफुल रहना चाहिए। इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को भी एक सेंसिटिव सेक्टर माना जाता है। अगर ये चाइनीज कंपनीज और इन्वेस्टमेंट के ज़्यादा कंट्रोल में चली जाए तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में पड़ सकती है, क्योंकि डेटा का इनविजिबल फ्लो हो सकता है। इसके अलावा इमरजेंसी के वक्त किल स्विचेस जैसे सिस्टम्स भी हो सकते हैं, जिनके थ्रू ऑपरेशंस बंद किए जा सकते हैं। लेकिन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में ऐसे सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स उतने नहीं होते। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जब मैं काम कर रहा था, तब हमारा मानना था कि रेस्ट्रिक्शंस को सिर्फ चाइना स्पेसिफिक बनाना सही नहीं है। अगर कोई सेक्टर सिक्योरिटी के लिए सेंसिटिव है, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए बंद रखा जाना चाहिए, चाहे कोई भी कंट्री हो। कंट्री स्पेसिफिक बनाने के बजाय सेक्टर बेस्ड पॉलिसी ज़्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव होती है। नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउ करने से इंडिया का चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इसलिए इस इशू को मल्टीपल एंगल से देखना ज़रूरी है, इकोनॉमिक भी और स्ट्रेटेजिक भी। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी की रेड लाइंस कभी ब्लर नहीं होनी चाहिए। पहले सिक्योरिटी प्रायोरिटी हो, फिर बाकी इकोनॉमिक गोल्स इवैल्यूएट किए जाएं। अगर नेशनल सिक्योरिटी को सेंटर में रखा जाए, तो करंट रिस्ट्रिक्शंस को स्मार्ट तरीके से इवॉल्व किया जा सकता है। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि चाइना से बढ़ने वाला एफडीआई इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हिस्सा बनाने और एक्सपोर्ट्स को पुश करने में मदद कर सकता है। आपके हिसाब से ये स्ट्रैटेजी कितनी प्रैक्टिकल है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सप्लाई चेन का हिस्सा बनना इतना सिंपल नहीं होता जितना सुना जाता है। सप्लाई चेन्स तभी स्मूथली काम करती हैं जब टैरिफ यानी इंपोर्ट टैक्स कम हो। अगर आप कंपोनेंट्स पर हैवी ड्यूटी लगा देंगे तो सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले उसके पार्ट्स कई बार बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं। दूसरी बात, हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सप्लाई चेन के कौन से पार्ट्स में इंडिया एक्चुअली कंपेटिटिव है। साथ ही हमें चाइना के उन इन्वेस्टमेंट्स का एक्सपीरियंस भी स्टडी करना चाहिए जो ऑलरेडी इंडिया में सक्सेसफुल हैं, जैसे शाओमी और ओप्पो। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कुछ एरियाज में चाइनीज एफडीआई काम कर सकता है। इसके अलावा हमें नए सेक्टर्स भी एक्सप्लोर करने चाहिए जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट इनवाइट की जा सकती है। जैसे सीधा उदाहरण, चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज को इंडिया में काफी इंटरेस्ट हो सकता है, तो उन्हें पॉजिटिव तरीके से कंसिडर क्यों ना किया जाए। हाँ, टैरिफ्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी ही प्रॉब्लम नहीं होती। इंडिया में नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जिनके थ्रू कभी इंपोर्ट्स को इजी बनाया जाता है, कभी मुश्किल। ये रूल्स असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी कंपोनेंट्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन कुछ फैक्टर्स हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर भी रहेंगे, जो सप्लाई चेन प्लानिंग को अनप्रिडिक्टेबल बना देते हैं।
चाइना कंपोनेंट्स बनाने में स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखता है, लेकिन यूएस में स्मार्टफोन इंपोर्ट्स में उसका हिस्सा 2016 के 60% से घटकर 2026 तक लगभग 22% रह गया है। क्या ये इकोनॉमिक सर्वे के उस आइडिया का एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की मदद से इंडिया यूएस और यूरोप को एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है और कुछ हद तक चाइना को रिप्लेस कर सकता है? जब हम एप्पल को इंडिया लाने में सक्सेसफुल हुए, तो ये सामने आया कि आईफोन और आईपैड बनाने में यूज होने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं। इसका मतलब ये था कि अगर हमें वो चाइनीज कंपोनेंट्स एक्सेस नहीं मिलते, तो इंडिया में एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट को स्पेशल अरेंजमेंट्स करने पड़े, ताकि चाइनीज सप्लायर्स इंडिया में अपनी यूनिट्स लगा सके। ये जनरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का हिस्सा नहीं था, बल्कि स्पेसिफिकली आईफोन इंडस्ट्री के लिए अलग से कंसेशंस दी गई थी। हमें लगा था कि एप्पल का इंडिया में आना बाकी ग्लोबल कंपनीज के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनेगा, जो जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से चाइना से रिस्क कम करना चाहती है। लेकिन सच ये है कि अब तक रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। और सवाल ये भी है, क्या इंडिया इतनी बड़ी स्केल पर ऐसे कंसेशंस देने की पोजीशन में है? आज भी चाइना ही सप्लाई चेन में इंटरमीडिएट्स और कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। सिर्फ फर्क इतना आया है कि अब यूएस में जो फाइनल प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, उनका लास्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री चाइना के बजाय कोई और कंट्री होती है। अगर देखें तो पिछले 5 सालों में चाइना के एक्सपोर्ट्स आसियान कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और अब आसियान चाइना का नंबर 1 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। वैल्यू के हिसाब से चाइना का कंट्रीब्यूशन अभी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से यूएस नहीं चाहता कि फाइनल शिपमेंट डायरेक्टली चाइना से आए। इसलिए चाइना ने सप्लाई चेन को दूसरे कंट्रीज के थ्रू रीराउट कर दिया है, जहां उन देशों की डिपेंडेंसी चाइना पर और बढ़ गई है।